नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वाई जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो बार बार के आपके HSSC SSC और जो अन्य तरह की जो परीक्षाएं उन परीक्षाओं के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है भी। और सबसे महत्वपूर्ण जो खुशखबरी आप सब बच्चों के लिए है, यानी SI की जो मेल और फीमेल का जो आपका एग्ज़ाम होना था उसकी क्या है डेट घोषित कर दी है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। यानी आने वाली 26 सितंबर को आपका क्या होगा SI का एग्ज़ाम होगा भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए अपनी तैयारी को क्या है बड़े बेहतरीन तरीके से रखे भी, तैयारी रखिए अपनी सबसे अच्छे तरीके से, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आप क्या कर सकते हो, पेपर कर सकते हो। ठीक है भी। इसके साथ साथ जैसे सामान्य अध्ययन एक नज़र में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है भी, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हैं। ठीक है भी। और एक चीज़ मैंने बार बार सब बच्चों को कहता हूँ भी, आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर को क्या करें, ज्वाइन करें भी। ठीक है भी। क्योंकि यहीं पर टेलीग्राम चैनल पर ही आपको हर तरह की PDFें मिलती हैं, और जितनी भी हमारी करंट अफेयर की जनवरी 2020 से लेके आपको ध्यान होना चाहिए अगस्त 2020 की, ठीक है भी, यानी जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2021 तक के हरियाणा करंट अफेयर की सारी PDFें जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। ठीक है भी। तो इसलिए सभी बच्चे क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, और कोई नया बच्चा हमारी क्लास को वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आप सब बच्चों को मिलते रहेंगे भी। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को कोई क्यूरी हो, कोई जानकारी चाहिए तो 97-287-83-400 ये विरजपाल सर का नंबर है। ठीक है भी। विरजपाल सर से कोई भी जानकारी आप सब बच्चे एकत्रित कर सकते हो किसी भी तरह की। ठीक है, तो 97-287-83-400 ये विरजपाल सर का नंबर है, और बड़े अच्छे ढंग से बड़े अच्छे तरीके से आप सब बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं विरजपाल सर है, और आप सब की जो समस्या है उस समस्या का भी समाधान करते हैं सर। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है भी। ठीक है भी। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है भी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? मैं बार बार आप सब बच्चों को पहले भी करवाया, क्योंकि ये SSC के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका क्या लिखा था, राष्ट्रीय गीत लिखा था। सबसे पहले गाया कब गया था राष्ट्रीय गीत का जैसे जिक्र किया भी, किसका जिक्र किया है, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया था सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, तो राष्ट्रीय गीत जो लिखा था वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर गान का हम जिक्र करें ना, राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है भी। तो राष्ट्रीय गीत का जैसे जिक्र किया है, तो राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में? आपको ध्यान होना चाहिए, बांग्ला भाषा में। और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था आनंद मठ भी। कौन सा था? आनंद मठ से लिया गया आपका राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है? वंदे मातरम में भी। क्या है आपका? वंदे मातरम में, जिसको गाने में लगभग 65 सेकंड का क्या लगता है, आपका समय लगता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन ने। भारत का राष्ट्रीय गान जो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। और सबसे पहले गाया कब गया था? ये 1911 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, उसमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय है, इसको आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता या आधुनिक भारत का जनक। ठीक है भी। किसको कहोगे? राजा राम मोहन राय को कहोगे। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया भी 1833 के अंदर ब्रिस्टल शहर जो इंग्लैंड के अंदर है वहाँ पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ब्रह्म समाज की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था भी? राष्ट्रपिता का जैसे जिक्र करते हैं ना भी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, विंस्टन चर्चिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर विवेकानंद जी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या कहा था?
पिता कहा था। अभी क्या कहा था? राष्ट्रपिता। विंस्टन चर्चिल ने तो इसको अर्धनंगा फकीर कहा था। अभी क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा है, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा है? राष्ट्रपिता का है। भी क्या कहा है? राष्ट्रपिता का है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं भी। महात्मा गांधी का जन्म आप सब बच्चे जानते हैं 1869 में हुआ था और 1948 में इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या। पूरी डेट आपको याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और 30 जनवरी 1948 को आपको ध्यान होना चाहिए इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण आपकी क्या बनती क्वेश्चन बनते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भी हमारा राष्ट्रीय पंचांग पूछा है, गोपत संवत है, शक संवत है, इलाही संवत है या फिर गजे संवत है। तो शक संवत आपको ध्यान होना चाहिए हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। कब अधिकृत किया था हमने? 1957 में। राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा शक संवत है ना, किस पर आधारित? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। कब अपनाया था इसको? आपको ध्यान होना चाहिए 1957 में। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो मैंने कई बार आपको बताया, कुषाण वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा था। कुषाण वंश का कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ठीक है भी। तो कनिष्क ने क्या है? शक संवत दिया था। आपको ध्यान होना चाहिए 78 ईस्वी जो है ना, 78 ईस्वी से क्या दिया था? आपका शक संवत दिया था। किसने? कनिष्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 ईस्वी में आपको ध्यान होना चाहिए चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में। कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन है जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको ध्यान होना चाहिए चौथी बौद्ध संगीति के अंदर ही बौद्ध धर्म जो था ना, वो हीनयान और महायान के अंदर क्या है? 2 भागों में बंट गया था। ठीक है भी। कनिष्क के काल में शिलक मार्ग का उदय हुआ था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। गुपत संवत गुपत काल का है। भी किस काल का है? गुपत संवत। इलाही संवत जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर। तो इलाही संवत अकबर ने, शक संवत कनिष्क ने और गुपत संवत गुपत काल के शासकों ने भी। तो इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। और कब अपनाया था? 1957। ये मैंने आपको बताया भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। निम्न में से किस साम्राज्य का भारतीय इतिहास का किस साम्राज्य के शासन को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है भी। तो ये गुप्त साम्राज्य का था। भी किसका था? गुप्त, मराठा या फिर मुगल। तो गुप्त साम्राज्य का जो है ना, ठीक है भी, किस साम्राज्य का? जैसे जिक्र करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो गुप्त साम्राज्य रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत बार रिपीट होता है, श्री गुप्त भी। ठीक है भी, श्री गुप्त था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्वर्ण युग वाला जो क्वेश्चन आपका रिपीट हो ना। मराठा साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। भी कौन थे? शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य किस राज्य में है? मराठा साम्राज्य जो आपका महाराष्ट्र में। ठीक है भी। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। क्या थी इसकी राजधानी? रायगढ़ थी। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मुगल साम्राज्य दिया हुआ है। मुगल साम्राज्य का में पूछा जाता है भी किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अगर भारतीय इतिहास में अगर आपसे पूछे ना स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहेंगे? तो मुगल काल को। किसको कहेंगे? मुगल काल को। कि शाहजहां का जो काल था ना, उस समय आपको ध्यान होना चाहिए बहुत सी इमारतें बनी थी। तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां ने बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया था। और चित्रकला का जो कहा जाए ना स्वर्ण काल जो कहीं मुगल काल में, तो वो रहेगा आपका जहांगीर का। भी किसका रहेगा? जहांगीर का। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप क्लियर किया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय गान को गाने में कितनी अवधि लगती है? भी ठीक है, अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 65 सेकंड है, 60 सेकंड है, 35 है या फिर 52 सेकंड? राष्ट्रगान को गाने के लिए तो 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। जबकि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने सेकंड लगते हैं आपके? 65 सेकंड। भी ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता है, जिसके रचिता रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे भारतीय हैं जिनको प्रथम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 के अंदर साहित्य में, प्रथम एशियाई भी है। और इन्होंने 2 देशों का क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान लिखा था, भारत और
बांग्लादेश का। ठीक है भी, भारत का कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जबकि बंगाल का कौन सा है, ओनार सोमार है, बांग्ला है। ठीक है भी, 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रीय गान को गाने में, और गीत को गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा, वंदे मातरम भी, कौन सा, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। टेलीफोन की खोज किसने की थी, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। टेलीफोन की खोज किसने की थी, मैकमिलन ने, ग्राम बेल ने, मार्कोनी या फिर वेड ने। ठीक है भी, तो ग्राम बेल ने किसकी खोज की थी, आपके टेलीफोन की खोज की थी। मैंने बहुत बार आपको, ऑफलाइन क्लास थी उस क्लास में आपको मैं बहुत बार बताया भी, ग्राम बेल ने कभी ये नहीं सोचा था भी ये कभी सिमट करके आ जाएगा, जेब में आ जाएगा, क्योंकि ग्राम बेल ने जो बड़ा फ़ोन जो बनाया था ना, उस फ़ोन में बोलने के लिए ऊपर जाना पड़ता था और सुनने के लिए नीचे आना पड़ता था। और अपनी बेटी के लिए इसने क्या किया था, फ़ोन की खोज की थी, टेलीफोन की खोज की थी। आज जो ग्राम बेल का जो इतना बड़ा टेलीफोन है वो सिमट करके है हमारी जेब में आ गया, आपको ध्यान होना चाहिए, अर्थात मोबाइल के रूप में। ठीक है, परंतु उसका सदुपयोग के साथ हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। दुरुपयोग सबसे ज़्यादा बच्चे, खास करके अभी नई जो जनरेशन है उस पर उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव है भी। ठीक है भी, तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करना चाहिए। ग्राम बेल का जैसे जिक्र किया था, मैकमिलन का हम जिक्र करते हैं तो साइकिल का। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, साइकिल की खोज की थी, आपको ध्यान होना चाहिए। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, किसकी खोज की थी, रेडियो। ठीक है भी, AI रही पढ़ते हैं ना, ऑल इंडिया रेडियो जो है, तो रेडियो की खोज करने वाला कौन था, आपका मार्कोनी था, इटली का। और वेड का जैसे जिक्र करते हैं, JL वेड होता है, इसकी पूरा जो नाम लिखते हैं तो JL वेड, कई बार पूछा गया। इसने टीवी की खोज की थी, टेलीविजन की खोज की। तो मैकमिलन ने साइकिल की, ग्राम बेल ने टेलीफोन की, मार्कोनी ने रेडियो की, और JL वेड ने किसकी खोज की थी, आपको ध्यान होना चाहिए, टीवी की खोज की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। खास करके साइंस का जैसे जिक्र करते हैं, साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पेसमेकर जो होता है ये कृत्रिम आपका क्या होता है, हृदय होता है भी। ठीक है भी, कृत्रिम क्या होता है, आपका हृदय होता है। कृत्रिम क्या होता है, आपका हृदय। हृदय जो अपना हार्ट जो होता है ना, वो काम करना अगर बंद कर देते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए क्या लगाया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, पेसमेकर। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पेसमेकर जो है ये हृदय से संबंधित है, किडनी से नहीं है अभी, ना गुर्दे से, ना दिमाग से। तो किससे संबंधित है, आपका गुर्दे से, हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से। जैसे हार्ट बीट जो हमारी होती है ना 72 कम हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए इस यंत्र का क्या किया जाता है, शरीर जो हृदय में प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस अगर आपसे पूछे ना, डायलिसिस, तो डायलिसिस जो है आपकी वो किससे संबंधित, आपकी किडनी से संबंधित है। किससे संबंधित, आपकी किडनी से संबंधित है। ठीक है भी, किडनी अर्थात गुर्दे भी, किडनी और गुर्दे एक ही बात है भी, परंतु पेसमेकर का जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा, आपके हृदय से। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसके लिए करवाया था भी। ठीक है, आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसके लिए, मुमताज महल, महबूबा या फिर महजबीन या फिर मरजानी की। तो मुमताज महल की याद में क्या करवाया था शाहजहां ने, ताजमहल का निर्माण करवाया था। आपको ध्यान होना चाहिए 1632 से लेकर 1652 तक लगभग 20 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे, लगभग 20 वर्ष लगे थे आगरा में ताजमहल के निर्माण में। और किसने करवाया था इसका निर्माण, शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल आपको ध्यान होना चाहिए यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी, कई बार क्वेश्चन क्या, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी। और यमुना नदी के किनारे आपका कौन सा है, विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबों में शामिल आपका ताजमहल है भी। ठीक है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किसकी याद में, मुमताज महल की याद में बनाया था। कब बनाया था, आपको ध्यान चाहिए 1632 से 1652 में ये बनाया था। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बहुत बार बताया इस चीज़ के बारे में, ताजमहल जो है ना ये बनना कहाँ था आपका, ये बनना था बहरामपुर में भी। कहाँ पर बनना था, बहरामपुर। परंतु बहरामपुर में आपको ध्यान होना चाहिए मार्बल, ये जो संगमरमर है ना, संगमरमर नहीं ले जा सकते थे, तो इसलिए ये कहाँ पर बनाया गया था, आपका आगरा के अंदर। ये बहरामपुर जो आपका पड़ता है ये MP में पड़ता है। मैंने कई बार आपको बताया था बहरामपुर के केले बहुत फेमस है। तो बहरामपुर में क्या बनना था, आपका ताजमहल बनना था, परंतु यहाँ पर संगमरमर नहीं पहुँच सकता था, दूरी ज़्यादा होने के कारण ये कहाँ पर बनाया गया था, आपका आगरा के अंदर बनाया गया था। तो विश्व विरासत में शामिल है, आपको ध्यान होना चाहिए। आपका ताजमहल जो है ना ये यूनेस्को की अधिसूची में भी शामिल है, विश्व विरासत सूची में भी आपका शामिल है, आपको ध्यान होना चाहिए। मुमताज महल और शाहजहां की दोनों की कब्र इस ताजमहल के
अंदर स्थित है भी, ठीक है भी। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और चांदनी रात में इसकी सुंदरता जो है देखते ही बनती है भी। क्या बनती है? देखते ही बनती है। मुमताज़ महल की 14वीं जो संतान थी ना, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान क्या हो गई थी? मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। चलो कभी फिर और कोई क्वेश्चन आएगा तब और बताएंगे शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। शाहजहाँ को एक इंजीनियर सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी इमारतों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। शाहजहाँ किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था? तो जहांगीर की मृत्यु के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ये पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड या अवटू ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है भी। मानव दिमाग के अंदर जो है ना, उसमें स्थित होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड जो ग्रंथि होती है ये गले में होती है भी। क्या होती है? आपको ध्यान होना चाहिए, गले में होती है। और खास करके नमक जो खाते हैं ना, आयोडीन की मात्रा अगर कम हो तो थायराइड जो ग्रंथि है ये प्रभावित होती है, जिससे आपको ध्यान होना चाहिए घेंगा गलगंड या फिर गाइटर नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। तो ये चीज़ आपको भी साइंस के क्वेश्चन है, वैसे पढ़ने चाहिए। जर्नल से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों से संबंधित आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सब बच्चों को नॉलेज इसके बारे में भी होनी चाहिए भी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है भी? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कोयला, हीरा, सोना, चांदी। तो ये हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है भी, ठीक है भी। हीरा जो है वो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। हीरा भारत में कहाँ पर मिलता है? आपको ध्यान होना चाहिए, पन्ना एमपी, ठीक है भी। पन्ना एमपी में क्या पाए जाते हैं? आपके हीरा पाए जाते हैं। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा जो लूट के ले गया था नादिर शाह, वो कहाँ से निकाला गया था? वो आपके हैदराबाद के पास से गोलकुंडा की खान से। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो आपका कौन सा रहेगा? हीरा रहेगा भी, ठीक है, हीरा रहेगा। काला सोना जो कहा जाता है, वो काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को। काला सोना किसे कहते हैं? हम कोयले को कहते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में सोना कोयला जो है आपका जीएच झारखंड का जैसे जिक्र करोगे, ठीक है भी, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा का जो ये चित्र, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। खासकर बोकारो जरिया जैसे है ना, ये कोयले की खानें हैं यहाँ पे। उसके बाद में सोने का जैसे जिक्र कर सकते हो, भारत में सोना सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो कोलार खान है, और कोलार खान जो रहेगी वो कर्नाटक में। इसलिए मैं इस चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन तो स्किप कर सकता था, आपका कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा चल के हम चल जाते, परंतु इसलिए मैं इन क्वेश्चनों का जिक्र कर रहा हूँ भी। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो सोना जो है वो कोलार कर्नाटक में है। वैसे विश्व प्रसिद्ध जो सोने की खानें हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए, वो रहेगी आपकी दक्षिण अफ्रीका में भी। कहाँ रहेगी? आपकी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है भी। तो इम्पोर्टेंट है। चांदी जो सर्वाधिक होती है विश्व में, मेक्सिको के अंदर होती है। किस देश में होती है? मेक्सिको में। परंतु भारत में जिक्र करें तो राजस्थान में। कहाँ पर जिक्र करोगे आप? राजस्थान के अंदर चांदी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। भाप का आविष्कार किसने किया था? अभी भाप का जो आविष्कार है किसने किया था? रोटेंस है, न्यूटन है, रुडोल्फ डीजल या गैलीलियो ने। तो भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, भाप के आविष्कार का वैसे तो ऑप्शन इसमें नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए। भाप का जो आविष्कार किया था न्यूकॉमन ने भी। किसने किया था? न्यूकॉमन। इंपॉर्टेंट है। इन ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन कोई सही नहीं है। न्यूकॉमन ने क्या किया था? आपको ध्यान होना चाहिए, भाप का आविष्कार किया था। क्या किया था? भाप का आविष्कार न्यूकॉमन। और इसके साथ हम जिक्र करते हैं जेम्स वाट भी। क्या करते हैं? जेम्स वाट। इन्होंने किसकी खोज की थी? आपको ध्यान होना चाहिए, भाप का आविष्कार, भाप की खोज की थी। मैंने ऑफलाइन बहुत बार आप सब बच्चों को बताया है इस चीज़ की, इनके पीछे की जो कहानियाँ भी बताई है। जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, उन खोजों के बारे में भी मैंने आपको बताया। उनके संबंधित जो कहानियाँ, उन कहानियों के बारे में भी मैंने बताया। न्यूकॉमन और जेम्स वाट खदानों में काम करते थे। मैंने बताया था आपको भी। एक दिन जैसे थके हारे आए, खाना बनाया नहीं तो चलो आज खिचड़ी बना लेते हैं। तो उन्होंने एक मटकी के अंदर, आपको ध्यान होना चाहिए, खिचड़ी चढ़ा दी जैसे, और आग जला दी नीचे। तो ढकनी जो उसके ऊपर रखी गई थी ना, वो उफन रही थी बार बार। उसने, न्यूकॉमन ने उसके ऊपर ईंटें रख दी 3-4, तो इन ईंटों को उसने बाहर फेंक दिया। तो उसने कहा भी इन ईंटों को इस भाप ने बाहर फेंक दिया तो ये भाप क्या नहीं कर सकती। और वहाँ से क्या विचार है? आपको ध्यान होना चाहिए, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, भाप का आविष्कार हुआ था, ठीक है भी। तो इम्पोर्टेंट है। वैसे आप पढ़ सकते हो, रोटेंस ने जो
एक्सरे की खोज की थी न्यूटन ने, आपको ध्यान से गुरुत्वाकर्षण बल का दिया था। डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल ने, और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले? सोना, लोहा, तांबा या फिर चांदी? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। ठीक है भी बच्चे, सबसे ज़्यादा ये लिखते हैं, हम जैसे पढ़ते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता का जिक्र करते हैं और का जैसे जिक्र करते हैं, उस समय बच्चे सबसे पहले आंसर क्या देंगे? लोहा। अरे लोहा तो बहुत बाद में खोजबीन हुई थी लोहे की, तो सबसे पहले जो जानकार थे वो किस धातु को जानते थे? वो लोग सबसे पहले तांबा को। ठीक है भी, लोहा तो बहुत बाद में आया था। आपका क्या आया था? लोहा बाद में। इसीलिए इसको सभ्यता का कुछ भाग जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि वो किस धातु के बारे में जानते थे? तांबा के बारे में जानते थे। ठीक है भी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। ठीक है, कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए भाई। निम्न में से किस राजवंश को खजुराहो स्मारकों के समूह को समर्पित है? ठीक है भाई, निम्न में से किस राजवंश को खजुराहो स्मारकों के समूह समर्पित है? मौर्य, मुगल, चंदेल या फिर शुंग? बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। खजुराहो के जो स्मारक बनाए थे वो चंदेल शासकों ने। किन शासकों ने बनाए थे? चंदेल शासकों ने। और ये खजुराहो के जो स्मारक है वो काम कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? काम है कला से संबंधित। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, कंदरिया महादेव मंदिर भी। क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर, आपको ध्यान होना चाहिए। तो कंदरिया महादेव मंदिर भी खजुराहो में है। और खजुराहो भारत के किस राज्य में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये आपके एमपी मध्य प्रदेश का छतरपुर जो जिला है ना, वो उसमें कौन सा स्थान आपका यूनेस्को विश्व विरासत सूची का जो स्थल शामिल है आपका? खजुराहो। ठीक है भी, और खासकर झांसी उतर के आप कहाँ जा सकते हो? खजुराहो जा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश से कैसा दिखाई देता है? भी अंतरिक्ष जो यात्री होता है उसको बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, पीला या फिर लाल? तो काला दिखाई देता है। भी अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं ना, उनको बाहरी जो आकाश जो दिखाई देता है ना, वो कैसा दिखाई देता है? उनको काला आकाश दिखाई देता है। ठीक है भी, और अंतरिक्ष से पृथ्वी को अगर हम देखेंगे ना, पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसे दिखाई देगी? आपको नीली दिखाई देगी। किसके कारण है? पानी की अधिकता के कारण। मैंने कई बार आपको बताया भी 71% क्षेत्रफल तो क्या है? पानी है पृथ्वी की। तो पृथ्वी जो दिखाई देगी वो कैसी? नीली दिखाई देगी। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है भी। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। बंगाल के किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का निधन सिर्फ 18 वर्ष की आयु में हो गया था? ठीक है भी, यानी बंगाल की किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का निधन सिर्फ 18 वर्ष की आयु में हो गया था? चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर खुदीराम बोस का जैसे जिक्र करते हैं, तो खुदीराम बोस है भी। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगर हम जिक्र करते तो सबसे कम उम्र में जिसको फांसी की सजा दी गई थी वो कौन थे? आपके खुदीराम बोस थे। 18 वर्ष की उम्र में इसको क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो 18 वर्ष की उम्र में जो निधन होने वाला या शहीद होने वाला देश के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी था वो कौन था? आपका खुदीराम बोस था। ठीक है भी, खुदीराम बोस था। चित्तरंजन दास का जैसे जिक्र करते हैं, भूख हड़ताल से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आज़ाद भारत के क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ गया था? इंग्लैंड गया था, जहाँ पर 1833 में वेस्टर्न नामक शहर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में बंगाल में, और 1833 में आपको ध्यान होना चाहिए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। सती प्रथा को क्या करवाया था? इन्होंने बंद करवाया था। किससे? लॉर्ड विलियम बेटिंग से कहकर। ठीक है भी, गैर कानूनी घोषित करवाया था। बहुत सी भाषाओं के जानकार थे राजा राम मोहन राय। इनका जितना वर्णन किया जाए, जितना इनके बारे में पढ़ा जाए, उतना ही क्या है? कम है भी। ठीक है भी, तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास आपको कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं। ठीक है भी, नया बच्चा कोई हमारी क्लास को देख रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली जो नोटिफिकेशन है, आने वाली जो आपकी करंट अफेयर की जो
PDF हो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाई जीनियस से सुभाष सर में मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने आपको 97-287 और 83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर भी आपको दे रखा है। इस नंबर पर किसी भी तरह की आपकी क्यूरी है तो आप संपर्क कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।